हाय एवरीवन, स्टेट्स ऑफ मैटर कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में अवोगाड्रो लॉ तक हमने करा था। मतलब इसके पहले 4 हम कर चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट अब इन सबको मिला करके आता है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ, और यहीं से हमें मिलने वाला है आइडियल गैस इक्वेशन। कह सकते हम कि यह गैस which obeys Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law strictly is called आइडियल गैस। कि वह गैस जो काफ़ी स्ट्रिक्टली, मतलब ऑलमोस्ट हर कंडीशन में ये 3 बेसिक गैस लॉ को ओबे करता हो, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और अवोगाड्रो लॉ को, तो ऐसे गैस को ही हम कहते हैं आइडियल गैस। हालांकि कह रहा है कि यह जो आइडियल गैस होता है वह हाइपोथेटिकल है, मतलब वैसा कोई गैस है ही नहीं जो एकदम हर एक कंडीशन में इन सारे गैस लॉ को प्रॉपरली ओबे करता हो। काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल में काल्पनिक, आइडियल गैस बस कल्पना मात्र है, रियल में आइडियल गैस का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। अब हम पढ़े क्या, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ का जो था कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कांस्टेंट थे। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा हमने, चार्ल्स लॉ में V प्रोपोर्शनल T, जहाँ P और N कांस्टेंट था। उसके बाद अवोगाड्रोज लॉ में क्या पढ़े, अवोगाड्रोज लॉ में क्या पढ़े, V प्रोपोर्शनल N, जहाँ T और P कांस्टेंट थे। अब यदि इन तीनों इक्वेशन को मिलाओगे ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, इन तीनों को यदि कंबाइन किया जाए 1, 2 और 3 को, तो कंबाइन करने पे क्या आएगा, यहाँ V प्रोपोर्शनल 1/P, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल N, तो मिलाने के बाद नहीं लग रहा कुछ ऐसा आना चाहिए, V प्रोपोर्शनल, ऊपर में N और T हो जाएगा, नीचे हो जाएगा P। मिलाओगे तो P यहाँ नीचे है डेनोमिनेटर में, तो वहाँ आ जाएगा, T और N डायरेक्टली है तो ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है R, कैपिटल R, NT/P। P को हम इधर करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा PV = nRT, रीअरेंज करके लिख दिए। और यही जो इक्वेशन 4 आया, PV = nRT, दिस इक्वेशन 4 इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन 4 को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। जो आया कैसे, तो इन सारे गैस लॉ के कम्बिनेशन से। इसका अल्टरनेट डेरिवेशन भी पॉसिबल है। इस जगह पे जो कैपिटल R है इसे ऑब्वियसली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम कहेंगे, या फिर इसी को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या है यार, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसका चर्चा भी हम करने वाले हैं आगे। अब इसी का अल्टरनेट डेरिवेशन, इतना ध्यान में रखना है, सिंपल सा था। यदि कोई गैस एक पर्टिकुलर कंडीशन से, पर्टिकुलर कंडीशन मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर हो, ऐसे
उसको एक दूसरे स्टेट में चेंज किया जाए जहाँ का प्रेशर टेम्परेचर वगैरह अलग हो। तो कैसे कोरिलेट होगा ये दो कंडीशन में वह गैस के अलग अलग रिलेशन, उसे देखो। मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। किसी भी गैस का एक फिक्स्ड अमाउंट मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स लेकर के चले उसका। दो सिचुएशन लेने वाले हैं हम लोग, एक इनिशियल कंडीशन, दूसरा उसके लिए फाइनल कंडीशन। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। मान लें प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। यहाँ मान लें प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी गैस का कंसिडर किया जा रहा है जो प्रेशर P1 से बदल रहा है P2 की ओर, टेम्परेचर T1 से जा रहा है T2 की ओर और वॉल्यूम V1 से जा रहा है V2 की ओर। मान लेते हैं ऐसा, सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, मान लें कि टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, तो इस केस में जो प्रेशर है वह चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंजेज फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर चेंज करके P1 से कितना हो गया P2। वॉल्यूम चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम V1 टू V2, या V2 ना मान करके हम यहाँ मान लें Vx, एक इंटरमीडिएट। V1 यहाँ इनिशियल था, V2 फाइनल है, दोनों के बीच का कोई वॉल्यूम ले रहे हैं Vx। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हुए हो, चेंज कर रहा है प्रेशर और वॉल्यूम। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बताने वाला लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ। तो यहाँ बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था इक्वेशन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ V2 तो नहीं होगा, Vx हो जाएगा। और यहाँ से Vx निकालोगे तो P1 V1 बाई P2, इसको मान लो। अभी जो हम पढ़े ना कंबाइंड गैस लॉ, उसी का डेरिवेशन है यह। एक PV इक्वल टू nRT तो देख लिए, सिंपल डायरेक्ट ही आ गया था, अल्टरनेट तरीका इसका। अब फिर से नाउ सपोज एट कांस्टेंट प्रेशर P2, इस बार प्रेशर कांस्टेंट मान रहे हैं P2, तो टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम T1 टू T2, वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम Vx टू V2। समझोगे, यहाँ हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, प्रेशर को P1 से P2 तक पहुँचा दिए, वॉल्यूम को V1 से V2 नहीं पहुँचाएं, V1 से Vx पहुँचाए हैं। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो प्रेशर अब कितना हो गया है P2, क्योंकि P1 से P2 तक हम लोग पहुँच चुके थे। तो अब प्रेशर P2 है, तो P2 एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो उस केस में वॉल्यूम चेंज करेगा Vx से V2 और टेम्परेचर चेंज करेगा T1 से T2। अब चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ क्या लगने वाला है, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। और जब चार्ल्स लॉ लगेगा तो क्या रिलेशन था उसका, V1 बाई V2 ऐसे करके, तो V1 यहाँ हो गया Vx और T1 बराबर V2 बाई T2। यहाँ से जब V2 निकालोगे फाइनल वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, Vx T2 बाई T1, इसको मान लो 2। अब Vx का वैल्यू इक्वेशन 1 से जो आया है उसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में। सिंपल सा डेरिवेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक बार फिर से उसको रिपीट करें हम, गैस का एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया गया है, उसी गैस में दो कंडीशन, इनिशियल फाइनल, प्रेशर P1 से P2, टेम्परेचर T1 से T2, वॉल्यूम V1 से V2। हम इसको दो केस में लेके चल रहे हैं। केस 1
टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हमने T1, ध्यान से समझना, और कह दिए कि प्रेशर P1 से पहुंच गया है P2, टेम्परेचर V1 से V2 नहीं पहुंचा है, Vx पहुंचा है। तो वहाँ से बॉयल्स लॉ अप्लाई करके एक फॉर्मूला आ गया Vx के लिए। दूसरा केस में हम क्या किए, प्रेशर को कांस्टेंट रखे, तो चूंकि अब प्रेशर P2 तक पहुंच चुके थे तो कांस्टेंट रहेगा तो P2 ही रहेगा। टेम्परेचर अभी भी T1 है, तो अब इस T1 को चेंज करके कहाँ तक कर दिए, T2 तक। वॉल्यूम Vx तक पहुंच गया था तो इसको चेंज करके क्या कर दिए, V2। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट था तो यहाँ चार्ल्स लॉ अप्लाई किए और यहाँ से अगेन V2 आ गया। अब यहाँ से जो V2 हम निकाले, इसमें Vx एक अननोन चीज़ है, Vx यहाँ निकाले हुए थे 1 में, उस Vx को पुट कर दो उसमें। तो Vx पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को कंसिडर करके फ्रॉम 1 and 2 वी हैव V2 इक्वल टू Vx है ना, Vx आया है P1 V1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। इसको यदि अरेंज करें तो V2 बराबर P1 V1 T2 और यहाँ हो जाएगा P2 T1। इसको ऐसे कर दें, केवल P2 को इधर ले आए, तो P2 V2 बराबर P1 V1 बटे T1 इंटू T2। अब अगेन T2 को इधर ले आओ, तो इसको अब ऐसे कर दो, इसको लेफ्ट साइड कर दो, P1 V1 बराबर T1 बराबर P2 V2 बाई T2। सो दिस इज द कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। तो P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2 आया, इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, PV बराबर T इक्वल टू कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट हम मान लेंगे यहाँ R, वही कांस्टेंट मान लेंगे R। तो PV इक्वल टू RT, यह 1 मोल के लिए है। यदि हम n मोल के लिए लेकर के चलें तो यहाँ n हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT। वही चीज़ है, उसी का अल्टरनेट डेरिवेशन आया है, उसी का अल्टरनेट डेरिवेशन आया है। अभी पूरे चीज़ को एक साथ देखना और समझना चाहो, इस पूरे चीज़ को, पूरा जो कंबाइंड गैस लॉ अभी बताए हम, इस पूरे को एक साथ यदि देखना चाहो तो एक सिस्टमेटिक डायग्राम के थ्रू इसको हम बताते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फार्मूलाज को याद करते जाना है, प्रत्येक लॉ से रिलेटेड जो फार्मूला तैयार हो रहे हैं उसे, क्योंकि वे काम देंगे, क्वेश्चन उससे बनने वाला है आगे, न्यूमेरिकल वगैरह जो हम करेंगे। क्या किए थे देखो, इनिशियल स्टेट था, इसमें हम प्रेशर P1 रखे थे, वॉल्यूम V1 रखे थे, टेम्परेचर T1। फिर इंटरमीडिएट स्टेट में गए हम, स्टेप 1 में, जहाँ पे हम कांस्टेंट टेम्परेचर लिए थे। तो बॉयल्स लॉ अप्लाई था, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल था। तो यहाँ से प्रेशर P1 को चेंज किए थे P2, वॉल्यूम V1 को चेंज किए थे Vx, टेम्परेचर T1 ही था, क्या कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। और फिर इसको हम बदले थे आगे स्टेप 2 में, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रखा गया था, कांस्टेंट प्रेशर रखा गया था और एप्लीकेबल क्या था यहाँ, चार्ल्स लॉ। अब कांस्टेंट प्रेशर है मतलब P2 का तो P2 ही रह जाएगा, वॉल्यूम Vx से चेंज करके V2 हो गया था, टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 हो गया था, और यही था इसका फाइनल स्टेप। डायरेक्टली यहाँ से फाइनल स्टेप समझ में आ गया। ऊपर जो 2 स्टेप में अलग अलग किए थे उसी को एक साथ दिखाए कि इनिशियल केस में ये सिचुएशन था, तीनों 1-1 लिए,
स्टेप 1 में कांस्टेंट टेम्परेचर रखे तो कांस्टेंट टेम्परेचर में T1 का T1 ही रह जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेगा तो P1 से P2 हो गया, V1 से Vx हो गया, V2 नहीं हुआ। फिर से दोबारा हम क्या किए कि प्रेशर को कांस्टेंट रखे तो इस बार P2 कांस्टेंट रह गया, P2 Vx चेंज कर गया V2 में और T1 चेंज कर गया T2 में। यहाँ चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल था, यहाँ बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल था और इसी से फॉर्मूला आ गया था अभी जो हम निकाले थे, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। दिस इज द रिलेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे इस बात को। अब जो यह इक्वेशन अभी हम लाए थे इससे या फिर जो डायरेक्टली कंबाइन करके PV इक्वल टू nRT, जहाँ इस R को हम देख रहे थे जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इस R पे अब हम ध्यान देंगे कि R है क्या, कैसे इस R को डिफाइन किया जाए, और यह यदि कांस्टेंट है तो फिर इस कांस्टेंट टर्म का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, तो अब वैल्यू क्या होगा, तो अब उस पर हम लोग आने वाले हैं। तो नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R, इसका क्या नेचर है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा PV इक्वल टू nRT, तो यदि यहाँ से R को लिखेंगे तो हम PV बाई NT लिखेंगे, R को यहाँ से PV बाई NT लिखेंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से R को हम लिखेंगे फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम NT, ऐसे। अब यहाँ से एरिया जो है, एरिया इसको यदि हम और फॉर्मूला में ब्रेक करके लिखें तो एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, जनरल जो एरिया का फॉर्मूला होता है। अब वॉल्यूम को लेंथ का क्यूब, यहाँ हो गया N और T, तो ये L स्क्वायर और L ख़त्म हो गया, एक L बच गया यहाँ। तो यहाँ से R को अब हम लिखेंगे फोर्स इंटू L बाई NT। अभी फोर्स इंटू L मतलब ये फोर्स और L को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्क डन या वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क कहलाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R बराबर W बाई NT, मतलब R इक्वल टू W यहाँ वर्क है, N हो गया नंबर ऑफ मोल एंड T इज द टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R जो है यह वर्क डन है गैस का, वर्क डन ऑफ द गैस, कब, जब नंबर ऑफ मोल 1 हो और टेम्परेचर 1 डिग्री हो। तो इस तरह से R का डेफिनेशन आ जाएगा कि वर्क डन ऑफ द गैस पर डिग्री पर मोल इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट R, इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट R। तो किसी भी गैस का वर्क डन पर डिग्री पर मोल, तो पर डिग्री कहने का मतलब कि पर डिग्री टेम्परेचर, चाहे वह पर डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन में हो, डजेंट मैटर, और साथ ही साथ पर मोल भी लेना है, मतलब गैस का 1 मोल। तो वह 1 मोल गैस का जो वर्क डन होगा 1 डिग्री टेम्परेचर पे, दैट वर्क डन इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। अब जाहिर सी बात है कि यह जो R आया है कांस्टेंट, बार बार इसे हम कह रहे हैं, तो वैल्यू तो इसका जानना होगा कि कितना वैल्यू होगा इस R के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R।
ये तो डेफिनेशन आया, आर को हम डिफाइन किए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। अरे तो आर को भी हम क्या लिखे थे, आर को लिखे थे पी वी बाई एन टी। तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू पी वी एन और टी पे डिपेंड करेगा। एन चलो फिर भी हम पर मोल लेकर के चले, मतलब 1 मोल। तो फिर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन पे डिपेंड करने वाला है। तो अलग अलग केस में अलग आएगा। केस 1, प्रेशर मान लेते हैं 1 atm, वॉल्यूम मान लेते हैं 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल ही रहेगा, टेम्परेचर ले लेते हैं 273 केल्विन। तो जब यहाँ से R निकालोगे तो P मतलब 1 atm, V मतलब 22.4 लीटर, N मतलब 1 मोल और ये हो गया 273 केल्विन। जब सॉल्व करोगे इसे तो आएगा 0.0821 लीटर बचा, एटीएम बचा, केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन, मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल। सो यह एक वैल्यू हो गया आर का 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। चलो अब दूसरा केस 2, प्रेशर 1 atm ही रखें, वॉल्यूम जो यहाँ हमने लीटर में लिया था इसे मिलीलीटर में कर दें, 22,400 मिलीलीटर, नंबर ऑफ मोल 1 मोल ही लेकर के चलेंगे, टेम्परेचर जो है 273 केल्विन ही रखेंगे। तो यहाँ से जब R निकालोगे तो 1 atm, E जो है हो जाएगा 22,400 ml, नीचे 1 मोल और 273 केल्विन। तो देखो सब कुछ सेम है, बस देखोगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसी चीज़ को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 82.1 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। दूसरा वैल्यू आ गया, या पर केल्विन, लीटर नहीं ml में। नेक्स्ट केस 3, यहाँ चेंज करेंगे, प्रेशर को हम पास्कल में लेंगे 10 का पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेंगे 22.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, टेम्परेचर 273.15 केल्विन, N 1 मोल ही लेकर के चलना है। अब जब यहाँ से तुम R निकालोगे, ध्यान से देखना, प्रेशर को हमने लिया है 10 टू द पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम है 22.7 इंटू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, ये है 273.15 केल्विन इंटू 1 मोल। चलो वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, तो यह वैल्यू सिंप्लीफाई करके आता है वैल्यू सिंप्लीफाई करके आता है 8.314। यूनिट क्या क्या बच रहा है, यूनिट बच रहा है पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन और मोल। यूनिट सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू तो चलो उतना आ जाएगा। अब देखो पास्कल प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस पास्कल को न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इनटू है मीटर क्यूब, क्या नीचे हो गया केल्विन पर मोल। अब मीटर स्क्वायर से मीटर ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा न्यूटन मीटर केल्विन। और न्यूटन मीटर माने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क टन होता है और वर्क का यूनिट होता है जूल, तो इस न्यूटन मीटर को हम क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 8.314 जूल, केल्विन ऊपर जाएगा पर केल्विन, मोल ऊपर जाएगा पर मोल। तो आर का एक वैल्यू आ गया। इसमें सारे एसआई यूनिट में है, प्रेशर पास्कल में है एसआई, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है एसआई यूनिट, टेम्परेचर केल्विन में है वो भी एसआई यूनिट है।
तो एसआई यूनिट के टर्म में आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इतना याद रहेगा, जूल पर केल्विन पर मोल। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन यही है, दो वैल्यू याद रखो ना, एक ये जूल पर केल्विन पर मोल वाला, दूसरा लीटर एटीएम वाला, क्योंकि सारे वैल्यू जरूरी है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ आर का वैल्यू तो चलो फिक्स है, लेकिन ये बहुत सारे वैल्यू जो आ रहे हैं इसमें कौन सा वैल्यू तुम पुट करोगे ये डिपेंड करेगा बाकी डाटा पे। अब मान के चलो वॉल्यूम वहाँ लीटर में दिया हुआ है तो तुम्हें लीटर वाला लेकर के चलना होगा, प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है तो ये वाला लेकर के चलना होगा, लेकिन वही यदि वॉल्यूम मीटर क्यूब में है या प्रेशर पास्कल में है तो फिर उस डाटा को लेके चलना होगा। एक और है, केस 4। इस बार प्रेशर को बार में लिया गया है, 1 बार, टेम्परेचर 273 या 0.15 भी ले सकते हो, वॉल्यूम 22.7 डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर में, एन है 1 मोल। तो इस बार आर आएगा 1 बार इंटू 22.7 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन, आ जाता है 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब का डेसीमीटर क्यूब, फिर पर केल्विन पर मोल। इसी को हम 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी लिख सकते हो, पर केल्विन पर मोल। ऐसे ये 4 इम्पॉर्टेंट या कॉमन वैल्यूज हैं आर के लिए। हालांकि इन सारे वैल्यूज़ को एक साथ जब समराइज करोगे एक साथ तो क्या आएगा, ये तो कैलकुलेशन बताए, इतना कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, बस डायरेक्ट वैल्यू रटोगे, डायरेक्ट वैल्यू को रटना है। वॉल्यूम, प्रेशर, आर, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में रहेगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। अब मान के चलो वॉल्यूम लीटर में है, ये एटीएम में है, ये केल्विन में है, तो वैल्यू आया था 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। फिर ये एमएल में है, ये एटीएम में है, ये केल्विन में ही रहेगा, तो आया था 82.1 यूनिट सेम रहेगा, सेम मतलब मिलीलीटर में हो जाएगा, मिलीलीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। फिर ई लीटर में हो, ई बार में हो, ई केल्विन में, तो 0.08321 था या 8314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। उसी प्रकार से ई डेसीमीटर क्यूब में हो, ई बार में हो तो सेम होगा, बस लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, 0.08314 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। ये मीटर क्यूब में हो, ये पास्कल में हो, तो क्या आया था वैल्यू 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, या इसी को लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। कैलोरी में लिखोगे, कैलोरी में तो हम जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। ठीक है, तो जब जूल को कन्वर्ट करोगे कैलोरी में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जब कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 8.314 डिवाइडेड बाई 4.184 और अभी कैलोरी पर केल्विन पर मोल, अप्रॉक्स 2 आएगा, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो इस टेबल को याद कर लेना है आर के लिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे हम, न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही वाले हैं आगे कुछ क्लासेस में, तो वहाँ ये सारे वैल्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे अलग अलग यूनिट के लिए। बेसिकली 2 याद रखना है, एक लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल और एक जूल पर केल्विन पर मोल वाला। कैलोरी भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो कैलोरी वाला नहीं भी याद रखेगा तो इस रिलेशन को याद रख लेना, उससे बढ़िया डायरेक्ट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। धन्यवाद।